ओके जी, मडगास्कर नामी कंट्री अफ्रीका कॉन्टिनेंट का भी सबसे बड़ा, अगर कोई पूछे जजीरा कौन सा है तो मडगास्कर है। इंडियन ओशियन का भी सबसे बड़ा जजीरा क्या है? मडगास्कर। इसका एक नाम मालागासी भी है। दुनिया के टॉप 10 बड़े जजीरों में इसका शुमार होता है। एक ही कंट्री है यहाँ पर, ठीक है, जिसका नाम मडगास्कर है, पुराना नाम मालागासी। कैपिटल है एंटाननराविरो, ठीक है। तो इसमें वैसे कैपिटल इसका इंपॉर्टेंट नहीं है। आपसे जो सवाल से भी आता है, देखो पुराने ज़माने में जब तिजारत होती थी, जब सुइस कैनाल नहीं बनी थी, पूरा अफ्रीका घूम के आते थे, तो मडगास्कर उस वक्त बड़ा अहम होता था तिजारत के लिए। अभी भी ज़ाहिर है अगर कभी कोई सुइस कैनाल में प्रॉब्लम आ जाती है तो आज भी यहीं से तिजारत की जाती है, ठीक है। तो बहरहाल ये अभी भी एक इम्पॉर्टेंट कंट्री है। मलावी भी अफ्रीका की कंट्री है, खैर इसके लिहाज से पेपर में कोई बात इम्पॉर्टेंट नहीं है। फिर आता है मलेशिया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है पेपर के लिहाज से। मलेशिया का जहाँ तक ताल्लुक है 13 स्टेट्स हैं, कभी 14 होती थी। पहला सवाल तो ये कि कौन सी स्टेट मलेशिया से अलग हुई? सिंगापुर। कोई डिस्प्यूट नहीं था, अमेरिका चाह रहा था अलग हो जाए। हाँ, रिलीजन ऑफ कोर्स बाकी सारी जो 13 हैं वो मुस्लिम स्टेट्स हैं, मुस्लिम मेजॉरिटी है। सिंगापुर में मुसलमान से 10% है, कोई लेकिन डिस्प्यूट पे अलग नहीं हुआ, थोड़ा सा कल्चर डिफरेंस था। और सिंगापुर का कैपिटल सिंगापुर सिटी। अब देखो मलेशिया के दो पार्ट हैं, एक है मलेशियन पेनिनसुला जहाँ इनकी 11 स्टेट्स हैं और 60% पॉपुलेशन भी यही है, लेकिन एरिया बहुत कम है, ठीक है। और जो ज़्यादा 80% एरिया है ना मलेशिया का, वो है बोर्नियो जजीरे में, जहाँ सिर्फ 2 स्टेट्स हैं लेकिन पॉपुलेशन बहुत कम है, ना होने के बराबर। सारी पॉपुलेशन का है पेनिनसुला मलेशिया में, आइसलैंड में कम है। और इनका जो कैपिटल है वो है कोलालंपुर, ठीक है। अब ये जो मलेशिया की 13 स्टेट हैं, सबके अपने अपने बादशाह, और 9 बड़ी स्टेट्स का जो बादशाह है उनमें से बारी बारी एक बनता है मलेशिया का यंगदी परतुअन एकोंग, जो कि अभी इब्राहिम इस्कंदर है, जौहर स्टेट से ताल्लुक है इनका। प्राइम मिनिस्टर है अनवर इब्राहिम, बहुत पुराने साथी किसके। मशहूर जब मलेशिया की बात आती है तो एक ही आदमी का नाम आता है महातीर मोहम्मद, ये बहुत मशहूर। मतलब इकोनॉमिक्स में जो उन्होंने कारनामा अंजाम दिया, जो मलेशिया इकोनॉमिक सुपर पावर बना, ड्यू टू ओनली 1% महातीर मोहम्मद। 20 साल पहले टर्म में वो मलेशिया के वजीर आजम रहे थे, पॉलिटिक्स से रिटायर हो गए। जब उनकी अपनी पॉलिटिकल पार्टी ने करप्शन किया तो 94 की एज में दोबारा वापस आए और दोबारा पीएम भी बन गए, बड़ी बात है। फिर यह हुआ कि ज़ाहिर है उनकी पार्टी की मेजॉरिटी नहीं थी, अनवर इब्राहिम के साथ उन्होंने मिलकर हुकूमत बनाई थी, दोनों के इख्तलाफात हो गए और मेजॉरिटी खो गई थी तो वो पीएम भी नहीं रहे। इस वक्त अनवर इब्राहिम प्राइम मिनिस्टर हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट मुल्क मालदीव, ठीक है, जिसके मोहम्मद मोइसू साहब हैं। बहुत सारे जजीरे, और कहा जाता है दुनिया में ये जो ग्लोबल वार्मिंग है आखिरी 44 सालों में समंदर 3 फीट ऊंचा हो गया और तेजी से हो रहा है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रही है जिसकी वजह से ग्लेशियर पिघल रहे हैं। 0.03 से 0.05% हो गई है इन 44 सालों में, और देखा जाए 0.03 से 0.05 ऑलमोस्ट डबल। तो अब मालदीव को एक खतरा है डूबने का। दुनिया का सबसे जो डेंसली पॉपुलेटेड सिटी है वो माले ही है, मालदीव का कैपिटल। अब आहिस्ता आहिस्ता देखो इसका एक हल ये है, जिस तरह इंडोनेशिया कर रहा है जकार्ता से कैपिटल नून सुनतारा में शिफ्ट कर रहा है, इजिप्ट अपना कैपिटल कायरो से शिफ्ट कर रहा है, क्योंकि पॉपुलेशन का लोड और ज़्यादा हो जाता है कैपिटल होने से। अभी तक फ़िलहाल मालदीव की फाइनेंशियल पोजीशन भी ऐसी नहीं है कि वो यहाँ से कैपिटल शिफ्ट कर सकें। प्लस जो इंडिया से उनका डिस्प्यूट हुआ है, इंडिया क्या कर रहा है, ये जो लक्वादीश, ये भी मुस्लिम स्टेट है, यहाँ पे रिजॉर्ट्स कायम कर रहा है ताकि मालदीव का बिल्कुल जो है ट्रेड, जो इनकम है टूरिस्ट से, वो ख़त्म हो जाए। ताम चुके चाइना इस वक्त मालदीव का बेस्ट फ्रेंड बना हुआ है। चाइना ने अपने टूरिस्ट को कहना शुरू कर दिया है कहाँ से जाओ घूमने, मालदीव जाओ, ठीक है जी। तो ये है बड़ी इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट मालदीव के हवाले से। अच्छा, मालदीव को कहा जाता था मुस्लिम और एशिया में सबसे छोटी कंट्री, एरिया वाइज भी पॉपुलेशन वाइज भी। एरिया वाइज अभी भी है, पॉपुलेशन वाइज अब ब्रुनाई से कम हो गई है। सेकेंड लोवेस्ट पॉपुलेशन इन मुस्लिम इन एशिया वो मालदीव है। तो ये बहरहाल इंपॉर्टेंट बात है। इसके बाद माली आता है।
ये अफ्रीका में बामागो इसका है। दुनिया का जो सबसे अमीर इंसान था मंजा मूसा, वो माली का ही किंग था। ठीक है, ये बात भी मैंने बताई थी कई दफ़ा। 1200 ऊँटों पे हज करने जाता था, सोना लेकर सब बांट देता था गरीबों में। फिर एक कंट्री है माल्टा, यहाँ की प्रेसिडेंट है मेरियम। देखिए माल्टा ना बहुत छोटा सा एक जजीरा है। कहाँ पे? मेडिटेरियन सी में। मेडिटेरियन सी जिसका पुराना नाम बहराए रोम। ठीक है, वेलेटा इसका कैपिटल है। आइसलैंड कंट्री अगर कोई पूछे यूरोप की तो जनाब वो माल्टा है, प्रोमिनेंट नाम। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें मार्शल आइसलैंड, पैसिफिक ओशन में बेशुमार जजीरों में से एक है। ठीक है, हिल्दा साहिबा यहाँ की प्रेसिडेंट है। फिर है मॉरिटानिया जिसके प्रेसिडेंट है मोहम्मद गैद गजूनी साहब। ठीक है, इसके लिहाज से भी कोई इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात नहीं है। फिर आता है मॉरिशस। ये न्यूज़पेपर में बहुत है, इस पर सवाल देना चाहता हूँ। पैसिफिक ओशियन में, इंडियन ओशियन के खूबसूरत तरीन जजीरों में से एक है। ठीक है, और इतना छोटा है कि मैप में भी ना ये वाज़े नहीं होता। ठीक है, ये सारे का सारा जजीरा इस साइड पे इंडियन ओशन में ये मॉरिशस होता है। इनके कुछ जजीरे हैं जिन पे कब्जा किया है यूके ने। चाकोस आर्किपेलागो है ये मॉरिशस का। अभी 1 महीने पहले डील हुआ है कि ये यूके ने कहा हाँ भाई हम मानते हैं, अब हम छोड़ रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम है एक जजीरा नहीं छोड़ेंगे, डेको गार्सिया। अमेरिका का जो दुनिया में सबसे पावरफुल आउटसाइड द अमेरिका अड्डा है वो डेको गार्सिया है। अब अमेरिकी अड्डा कहाँ से आ गया? इस पर तो यूके का कब्जा था, यूके ने अमेरिका को किराए पे दिया था। डिसाइड ये हुआ है कि मॉरिशस को ना यूके और अमेरिका किराया देंगे जजीरे का, और बाकी जितने जजीरे हैं चाकोस आइलैंड के, यहाँ के मुकामी लोग वापस आ जाएंगे और यूके इसका कब्जा मालदीव मॉरिशस के हवाले कर देगा। लेकिन कहानी में ट्विस्ट है। अब जो ये देखें पूरा मॉरिशस यहाँ से यहाँ तक के जजीरे चलते हैं। जो अमेरिका के नए आने वाले प्रेसिडेंट हैं उन्होंने कहा मैं इस डील को कैंसिल कर दूंगा और चाकोस आइलैंड भी नहीं दूंगा। मांगा तो मॉरिशस को भी मॉरिशस से ले लूंगा पूरा। ठीक है, अब उनकी एक अपनी लॉजिक है भाई। ठीक है, वो भी अभी तक तो देखें सिर्फ बातें, इतना आसान नहीं है जितना वो कह रहे हैं। ग्रीनलैंड भी ले लूंगा, पनामा भी ले लूंगा, ये भी ले लूंगा, वो भी ले लूंगा। भाई वो होता है ना कि लेने के देने ना पड़ जाए इतने लेने के चक्कर में। मॉरिशस में जो है इंडियन और पाकिस्तानी बड़ी तादाद में आबाद हैं। फिर मैक्सिको की प्रेसिडेंट है ग्लोडिया। देखो अगर अमेरिका को किसी एक मुल्क से जंग का बर्री में खतरा रहा, हमेशा मैक्सिको से रहा। और एक बार जंग हुई भी थी जो कि मैक्सिको हार गया था, और ये टेक्सास का पूरा इलाका अमेरिका ने उनसे छीन लिया था। कैलिफोर्निया भी हिस्टोरिकल जो है ये मैक्सिको का ही पार्ट था, तो हम अपनी मर्जी से अलग हुए थे। आज भी ना सबसे बड़ा इशू अमेरिका को है मैक्सिको का बॉर्डर। यहाँ से तारकीन वतन बड़ी तादाद में अमेरिका में आते हैं, और डोनाल्ड ट्रंप का कहना है सबसे पहले वो इन्हीं को निकालेंगे इक़्तिदार संभालने के बाद। ठीक है, तो मैक्सिको के साथ तो बहुत कशीदगी हो जाएगी यूएसए की। ऑफ कोर्स कनाडा से भी ताल्लुकात अच्छे नहीं रहेंगे डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद। वेल खैर, अभी तो अमेरिका रशिया सारी दुनिया हैरान है कल से। कल जो कुछ हुआ है उसने सबको 6th जनरेशन चाइना ने डेवलप कर लिया है। ना सिर्फ डेवलप कर लिया है, कल पहली फ्लाइट भी हुई है। डिटेल उसकी वीडियो भी हम करेंगे। अब आ जाते हैं मोल्दोवा। प्लेन है, पूरा मैं बताऊंगा डिटेल में, डोंट वरी। वो इतना बड़ा टॉपिक है, उसके लिए अलग से हमें करना पड़ेगा। अब आ जाएं फेडरल स्टेट ऑफ माइक्रोनेशिया। ये सारे ना जो पैसिफिक ओशियन के छोटे छोटे जजीरे हैं, इनमें से एक जो है ये फेडरल स्टेट, मार्शल आइलैंड भी है, माइक्रोनेशिया भी है। ठीक है, बेसिकली ये बिल्कुल अलग कौम है। अगर आप इनके शक्लें भी देखेंगे, पोलिनेशियंस कहलाते हैं ये लोग। छोटे छोटे जजीरों पर मुश्तमिल ये मुल्क है। मोल्दोवा ये बड़ा है। कहते हैं कि अगर यूक्रेन पे कब्जा करने में रशिया कामयाब हो गया तो अगला टारगेट मोल्दोवा होगा। ये भी रशिया से अलग हुआ था, क्योंकि यहाँ भी एक मुल्क है ट्रांसनीस्ट्रिया, जहाँ रशियन स्पीकिंग रहते हैं।
यानी एक प्रोविंस अब उन्होंने अपने आप को मुल्क का दर्जा दे दिया। मालदावा में हिम्मत नहीं है कि यहाँ अटैक करें ट्रांसनिस्ट्रिया वालों पे, क्योंकि अगर करेंगे तो रशिया से दुश्मनी हो जाएगी डायरेक्ट। ट्रांसनिस्ट्रिया को फिलहाल रशिया के अलावा कोई मुल्क कंट्री तस्लीम नहीं करता। फिर उसके बाद आता है मोनाको, छोटा सा मुल्क है, ठीक है, फ्रांस और इटली के बॉर्डर पे, और इसका कैपिटल भी मोनाको है। यहाँ के जो किंग के बजाय प्रिंस कहलाते हैं, यहाँ का किंग को प्रिंस कहा जाता है, समझे बादशाह को, एल्बर्टो। फिर वो मुल्क आता है जो कभी पूरी दुनिया में कब्जा जिनका हो गया था, मंगोलिया। अच्छा, सबसे ज़्यादा स्पेशली पॉपुलेटेड कंट्री आज ये है, क्यों? आबादी कम क्यों रह गई? घोड़े ज़्यादा हैं, इंसान बहुत कम है। रीज़न ये है कि यहाँ के लोगों ने ना जब फतोहात की तो अपने इलाके छोड़ते चले गए, चाइना में आबाद हो गए, पूरी दुनिया में फैल गए। तो ये वजह है मंगोलिया के स्पेशली। मंगोलिया के भी बहुत बड़े इलाके पे चाइना का कब्जा है, जिसे साउदर्न या इनर मंगोलिया कहा जाता है। और ये कोल्ड डेजर्ट में अगर कोई पूछे, दुनिया का आबाद कोल्ड डेजर्ट सबसे बड़ा, जाहिर है अंटार्कटिका और टुंड्रा को भी कुछ लोग डेफिनेशन में डेजर्ट कहते हैं, लेकिन कुछ डेफिनेशन में वो नहीं भी है। तो बहरहाल गोबी डेजर्ट एक कोल्ड डेजर्ट है, गोबी जी। इसके बाद अब हम बात करते हैं मॉन्टेनीग्रो की। निग्रो नाम से ही अंदाज़ा कर लें, ये यूरोप का वाहिद एरिया है जहाँ काले लोग रहते हैं। अब अल्लाह जाने कब आबाद हुए थे, कैसे आबाद हुए थे, इसकी कोई ख़ास हिस्ट्री भी आज तक कहीं से दुनिया में पता नहीं चल पाई। जब सर्बिया से बहुत सारे मुल्क अलग हुए थे, यूगोस्लाविया टूटा था, मॉन्टेनीग्रो सबसे बड़ा इत्तेहादी था। ये सबसे आखिर में अलग हुए और विदाउट लड़ाई के। दोनों ने कहा यार अब कुछ भी नहीं बचा, हम दोनों भी साथ रहेंगे, क्या करेंगे यार, चल सर्बिया तो अलग मुल्क बन जा, मैं अलग बन जाता। वरना सर्बिया के हर जुल्म में मॉन्टेनीग्रो इनका साथ देता था। इसके बाद आता है मोराको। यस, ये बड़ा है मुल्क है, इसके लिहाज से भी पेपर में बहुत कुछ है आने को। ये है मोराको। एक जगह मोराको और स्पेन इतने करीब हो जाते हैं कि बड़े आराम से कनेक्ट हो सकते हैं। अब 850 साल जब मुसलमानों की हुकूमत थी स्पेन में, और मार भी इस वजह से खा गए कि बाकी मुस्लिम मुल्क से कनेक्शन नहीं था। रोज़ाना सुबह सुबह पत्थर आकर के फेंक दिए थे सब लोग, तो ये शायद जगह भर भी जाती, इतनी गहरी नहीं थी। हाँ, फ्यूचर में पुल बनाने की बात हो रही है, और बहुत जल्दी, क्योंकि फुटबॉल वर्ल्ड कप जो नेक्स्ट होगा वो होस्ट करेंगे पुर्तगाल, स्पेन और मोराको मिलके। तो ये चाह रहे हैं कि यहाँ पे एक सस्पेंशन ब्रिज भी बन जाए। एक इलाका है वेस्टर्न सहारा, जो अपने आप को अलग मुल्क कहता है, ताम मोराको समेत पूरी दुनिया इसको मुल्क नहीं मानती। हुआ ये था कि ये एक अलग ही इलाका था, और जब फ्रांसीसी और दूसरे यूरोपियन यहाँ से गए तो कुछ इलाका मोरिटानिया को दे दिया था 20%, 80% मोराको को दे दिया था। मोरिटानिया ने तो अपना इलाका छोड़ दिया है, मोराको इसको क्लेम करता है। हाँ, अगर वेस्टर्न सहारा को मिला लेना तो मोस्ट स्पेशली पॉपुलेटेड कंट्री फिर मंगोलिया नहीं वेस्टर्न सहारा होगी, अगर आप इसको ऑप्शन में आए तो। वैसे ऑफ कोर्स ये यूएन में कंट्री नहीं है। इसके बाद आता है मोज़म्बिक। ये भी अफ्रीका की एक कंट्री है, ठीक है, और बेशुमार कंट्रियाँ अफ्रीका में ऐसी हैं जिनमें डेवलपमेंट नहीं हुई लेकिन बड़ी तेज़ी से हो रही है। तो यही सिलसिला मोज़म्बिक का भी है, बड़ी तेज़ी से ये तरक्की की तरफ जा रही है स्टेट। फिर है म्यांमार। देखें जनाब, मोस्ट, हाँ मतलब देखें, अब ये आ गया है साउथ एशिया का खत्ता। तो जो सारे मसले मसाइल साउथ एशिया में होते हैं वो यहाँ भी होते हैं। हालांकि इसे साउथ एशिया का पार्ट माना नहीं जाता, ये साउथ ईस्ट एशिया का पार्ट है, लेकिन बॉर्डर लाइन पे ना तो असरात तो आने। म्यांमार में भी ना कभी कोई आज तक स्टेबल गवर्नमेंट नहीं है। इसका पुराना नाम बर्मा है, यहाँ भी सिविल वॉर होती रहती है। यहाँ पे एक इलाका अराकान नाम का एक प्रोविंस है जो कि एक मुल्क होता था, और यहाँ रोंगिया मुस्लिम्स रहते थे। जब हुआ ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई तो रोंगिया मुसलमानों ने साथ दिया अंग्रेजों का, म्यांमार वालों ने साथ दिया जापान का। अब जापानी तो दोस्ती निभाते हैं, ठीक है, पूरी उन्होंने इनकी मदद की। जब जापान को शिकस्त हुई और वो यहाँ से चले गए तो ये पूरा इलाका जो है अंग्रेज़ों के पास आ गया। चाहते तो अराकान वालों को का मुल्क बहाल कर सकते थे, लेकिन क्या किया, जिस ज़माने में जापान ने कब्जा कर लिया था इन्होंने एक ही मुल्क कर दिया। ब्रिटेन बस यहाँ से चले गए, अराकान वालों को मुल्क नहीं दिया। अब तो म्यांमार वालों ने इनसे बदला लेना शुरू किया, बहुत मारा इनको।
और मुस्लिम पॉपुलेशन जो है 100% थी, आज वो सिर्फ 30% रहती है और उनको भी मार के भगाया जा रहा है। पहले म्यांमार की आर्मी मारती थी, फिर हान सान सू की, वैसे नोबेल प्राइज मिला था, बातें बड़ी नहीं करती थी, लेकिन उन्होंने भी जुल्म बहुत रखे आवाम पे। और उसके बाद अब जब हान सान सू की को हटा दिया है कि मिलिट्री ने, तो हान सान सू की ने बगावत कर दी शहरियों के साथ मिलकर, और उस आर्मी को नाम दिया गया अराकान आर्मी। अराकान आर्मी भी रोहिंग्या मुस्लिम्स को मार रही है। अराकान आर्मी को जो सपोर्ट है इंडिया और अमेरिका की तरफ से, म्यांमार की हुकूमत को चाइना की तरफ से, क्योंकि म्यांमार के अंदर एक जजीरा है कोको आइलैंड, जो बहुत बड़ा अड्डा है चाइना का। ये वजह है कि अमेरिका भी सैंड मार्टिन आइलैंड जो बांग्लादेश में, वो अड्डा बनाना चाह रहा है अपना, क्योंकि चाइना को जगह जगह ट्रेड के रास्ते चाहिए होते हैं। एक ट्रेड का रास्ता उन्होंने म्यांमार से ढूंढा हुआ है। अराकान आर्मी को भी उन्होंने कहा भाई तुम और म्यांमार की हुकूमत जानो हमसे, अगर जिस दिन तुमने टसल ली तो बहुत बुरा होगा। म्यांमार का कैपिटल अब यंगून से शिफ्ट करके किले में मुंतकिल कर दिया गया। ये किले का मुद्दा क्या है? देखो नैनीताल जो नया कैपिटल है ना, इसमें सिविलियन नहीं रहते, इसमें सिर्फ वहाँ की जो मिलिट्री है उसके लोग रहते हैं। मिलिट्री की हुकूमत है तो सिर्फ मिलिट्री के लोग रहते हैं, एक भी सिविलियन इसमें नहीं रहता। एक नया बिल्कुल, और ये चारों तरफ से बंद किया हुआ है। बड़ी ऊंची ऊंची 100 फीट दीवारें, बहुत मजबूत चौड़ी, ठीक है, ताकि कभी अगर अराकान आर्मी यंगून पे तो कब्जा कर सकती है, फिर नबीदाब पे बाहर की कोई बहुत ही स्ट्रांग आदमी आए तो वही कर सकती है। इसके बाद मुल्क आता है नामीबिया। देखो हुआ ये कि जब गोरों की हुकूमत थी साउथ अफ्रीका पे, तो नामीबिया पे भी इनका कब्जा था। नामीबिया के बाद ये अंगोला पे भी कब्जा करना चाह रहे थे, लेकिन अंगोला की मदद की क्यूबा ने, और होको शावेस फेडरल कास्ट्रो का सबसे गहरा दोस्त अंगोला पहुंच गया किनकी मदद के लिए? नामीबिया वालों की मदद के लिए। तो क्यूबन आर्मी में और साउथ अफ्रीकन आर्मी में यहाँ लड़ाइयाँ होनी शुरू हो गई। क्यूबन आर्मी को होको शावेस लीड कर रहा था, क्योंकि होको शावेस ने पहले तो अमरीकी हिमायतियों को क्यूबा से निकाला, फिर उसने कहा मैं जब तक मरूंगा नहीं इन लोगों के खिलाफ जिहाद करता रहूंगा, जालिमों के खिलाफ। और जो बात है मैं उसके बहरहाल बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, उसने अपनी जान भी यहाँ के काले लोगों के लिए दी, जबकि खुद वो गोरा था। वो जुल्मों से दम के खिलाफ था, चाहे कोई भी करे। तो अब नामीबिया को भी साउथ अफ्रीका नहीं छोड़ना चाह रहा था। इन्होंने डोगो फाइटर नामी एक तंजीम भी बनाई थी, यहाँ बहुत बड़ी हेल्प की साउथ अफ्रीका और नामीबिया के कालों की उन पाकिस्तानियों ने जो साउथ अफ्रीका में मुकीम थे, और उनकी हेल्प की वजह से नामीबिया किसके कब्जे से निकल गया? साउथ अफ्रीका के। डोगो फाइटर जो कि जूइश तंजीम थी उसको मारा था हमारे पाकिस्तान के लड़कों ने, और कब्जा फिर छूटना पड़ा नामीबिया से। बाद में साउथ अफ्रीका में भी नेल्सन मंडेला की हुकूमत आ गई, जिनको दुनिया का कैदी कहा जाता है। किम्बरले जो है यहाँ का साउथ अफ्रीका में, हम सबको पता है, डायमंड की सबसे बड़ी है। नामीबिया का कैपिटल है विंडहोक, और नामीबिया भी माला माल है कुदरती ज़राए से। तमाम बहुत बड़ा इलाका है, यहाँ भी डेजर्ट का ज़रूर है। एक बड़ा इंपॉर्टेंट बे मशहूर है नामीबिया में, आएगा तो वेल्विस बे पे सवाल ज़रूर आता है। वेल्विस बे कहाँ है जी? नामीबिया में। इसके बाद आता है न्यूरो। क्या कोई दुनिया में ऐसा मुल्क भी है जहां महंगाई कम हो रही है? जी हाँ, न्यूरो नामी एक मुल्क है, छोटे छोटे मुल्क हैं ये पैसिफिक ओशियन में, जहां महंगाई बढ़ने के बजाय कम हो रही है। यारन इसका कैपिटल है। क्यों? अच्छी बात में नहीं हो रही, खरीदने के पैसे नहीं है आवाम के पास, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत है। देखिए इन्फ्लेशन बढ़ना भी गलत होता है, कम होना भी गलत होता है। सबसे आइडियल इन्फ्लेशन जीरो होता है, जो पॉसिबल ही नहीं है। तो 0.001 जैसा कि जापान में, दैट्स द बेस्ट इन्फ्लेशन। नेगेटिव में जाना भी गलत होता है। नेगेटिव में तभी होगा जब कोई खरीदने की कैपेसिटी नहीं होगी लोगों में, तभी प्राइस कम हो रहा होगा। इसके बाद आता है नेपाल, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिहाज से, लैंड ऑफ माउंटेन्स। देखो अगर दुनिया की टॉप 10 माउंटेन्स की बात करें तो 8 नेपाल में, 2 पाकिस्तान में। टॉप 14 की बात करें, टॉप 14 का जिक्र क्यों होता है? 8000 मीटर से अब 14 है, पीक्स हैं। 9 नेपाल में, 5 पाकिस्तान में। और हैज़ अ पाकिस्तानी हम बात करें तो टॉप 16 की हम बात करते हैं, क्योंकि फिर 7 हमारी हैं, 9 नेपाल की। और हम कहते हैं, बड़ा प्राउड फील करते हैं कि जी 16 में से 7 हमारी हैं, सिर्फ 2 मुल्कों में है टॉप 16 माउंटेन्स, ठीक है।
नेपाल का कैपिटल खटमंडू है और अब यहाँ कम्युनिस्टों की हुकूमत है। ठीक है, किसी ज़माने में दुनिया की वाहिद हिंदू रियासत होती थी, लेकिन अब यहाँ भी सरकारी रिलीजन क्या हो गया, कम्युनिज्म हो गया। ठीक है, हिंदू ममालिकत है 76% है, लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशन है जिस तरह इंडिया का है सेकुलर, वैसे अब इनका भी क्या है, सेकुलर। ठीक है, जब से कम्युनिस्ट आए। रामचंद्रा साहब इनके प्रेसिडेंट है। प्राइम मिनिस्टर का नाम है KP शर्मा ओली, जो तीसरी दफ़ा बने। नेपाल में भी बादशाहत रही 239 साल बाद। और जिस तरह रशिया में बादशाहत को ख़त्म किया गया, दूसरी ख़तरनाक तरीके से जो ख़त्म किया गया वो नेपाल में, सेकेंड डेंजरस वे में। ठीक है जी। और इस वक्त नेपाल की बड़ी शदीद दुश्मनी हो चुकी है इंडिया से, क्योंकि बहुत बड़ा जो इलाका है इंडिया का, काला पानी, वो कभी नेपाल एम्पायर का पार्ट। तब देखिए यही सारे मसले मसाइल है ना, अंग्रेज़ों ने नेपाल एम्पायर से छीने, किस में शामिल कर दिए, ब्रिटिश इंडिया में शामिल कर दिए, चले गए। अच्छा, एक मुआहदा भी था कि नेपाल के गोरखा जो थे 40,000 गोरखास वो ब्रिटिश आर्मी में सर्व करेंगे। इंडिया बनने के बाद भी वो करते रहे और इनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा इंडिया की आर्मी में, पाकिस्तान या चाइना के अगेंस्ट वॉर में। लेकिन अब इंडिया को डाउट हो रहा है इन 40,000 की वफादारी पे, क्योंकि दे बिलोंग फ्रॉम नेपाल, और नेपाल से कभी इतने ताल्लुकात इंडिया के ख़राब नहीं थे जितने इस वक्त हुए हैं। ठीक है भाई, अब आते हैं नेदरलैंड्स में। नेदरलैंड्स का मतलब होता है हॉलैंड, लोग समझते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। देखो हॉलैंड बहुत छोटा था, तो इन्होंने क्या किया, समंदर को पीछे धकेला और लैंड हासिल कर लिया, तभी इसको नेदरलैंड्स कहते हैं। एस भी आता है और डी आता है इससे पहले